इस 2 दिवसीय विशेष संवाद में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहाँ पधारे। आज इस श्रृंखला में प्रथम उद्बोधन या आज का उद्बोधन डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जी का है। परिचय तो बहुत बड़ा है, पर मैं कुछ वाचन करता हूँ। केंद्रीय साहित्य अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेश कुमार व्यास देश के जाने माने कवि, संस्कृतकर्मी, कला आलोचक और पर्यटनविद हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा यात्राओं पर विशिष्ट लेखन के लिए उन्हें वर्ष 2005, 2010, 2014 में 3 बार प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उनके चर्चित यात्रा वृत्तांत कश्मीर से कन्याकुमारी और नर्मदे हर का प्रकाशन किया है। दूरदर्शन ने उनके शोध एवं आलेख पर आधारित यात्रा वृत्तांत धारावाहिक डेजर्ट कॉलिंग बनाकर उसे डीडी भारती, नेशनल एवं अन्य चैनलों पर प्रसारित किया है। डॉक्टर व्यास की सांस्कृतिक पर्यटन उद्योग एवं विकास, भारत में पर्यटन, वैश्विक पर्यटन, राजस्थान में पर्यटन प्रबंध पर भी बेहद चर्चित पुस्तकें प्रकाशित होती आ रही हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के पर्यटन प्रबंध के हिंदी पाठ्यक्रम का इन्होंने ही पहल लेखन किया है। कला संस्कृति केंद्रित उनकी भारतीय कला, रंगनाद, रस निरंजन, कलावाक, सौंदर्य के सत्यान्वेषक, सांस्कृतिक राजस्थान आदि पर भी चर्चित पुस्तकें हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी की पत्रिका समकालीन कला के 1 अंक का उन्होंने अतिथि संपादन भी किया है। व्यास ने पर्यटन एवं संस्कृति पर दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, दैनिक नवज्योति, डेली न्यूज़, न्यूज़ टुडे आदि में निरंतर कालम लेखन किया है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, बिरजू महाराज, पाणिकर जैसे संगीत, नृत्य, नाट्य आदि हस्तियों से दूरदर्शन के लिए विशेष संवाद, उनकी कला पर विशेष आलोचनात्मक लेखन उन्होंने किया है। पत्रकारिता का मानक अलंकरण, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कविता का सर्वोच्च सम्मान, साहित्य अकादमी की यात्रा फेलोशिप सहित बहुत से पुरस्कार और सम्मान आपको मिले हैं। देश भर में कला, संस्कृति, मीडिया, पर्यटन पर उनके व्याख्यानों से भी उनकी विशिष्ट पहचान बनी है। आज इस अवसर पर उन्हें आमंत्रित कर अकादमी धन्य है, कला जगत धन्य है। आप सादर आमंत्रित हैं आज के विशिष्ट व्याख्यान के लिए। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। धन्यवाद विनय जी। मेरा आज मैं मानता हूँ सौभाग्य है कि जिनके लेखन को देख देख कर हम लोग बड़े हुए, वो प्रयाग जी शुक्ल आज मेरे इस व्याख्यान में उपस्थित हैं। मुझे लगता है पहला ऐसा अवसर है शायद व्याख्यान का जो है। बहरहाल मैं ललित कला अकादमी का हृदय से आभारी हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस तरह की एक पहल की, जिसमें हम प्रयाग जी के चित्रों का अवलोकन कर पाएंगे, क्योंकि कोविड के समय में प्रयाग जी ने बहुत सुंदर कलाकृतियों का सृजन किया है और निश्चित रूप से कल हम लोग आस्वाद करेंगे उनकी कला प्रदर्शनी का। और एक महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है कि यह रखा है कि आज़ादी आंदोलन, महात्मा गांधी और कला पर मुझे बोलने का निमंत्रण अकादमी ने दिया। मित्रों, बड़ा अटपटा लगेगा आप लोगों को सुनकर, जानकर कि महात्मा गांधी कलाओं के बहुत अधिक निकट थे। हालांकि वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं इस तरह की कला का प्रेमी नहीं हूं, मैं केवल सत्य के अन्वेषण की कला को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। पर मुझे लगता है, मैंने गांधी वाङ्मय का पूरा अध्ययन किया और गांधी साहित्य से मेरा बचपन से लगाव रहा, निकटता रही। और जितना गांधी जी को मैंने पढ़ा और उनके जीवन दर्शन को जिस तरह से मैंने अनुभूत किया, मुझे लगा कि गांधी जो है कलाओं से अपनी निकटता को निरंतर छुपाते रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से कि मैंने इस पर बड़ा अंतर्मन शोध किया है एक प्रकार से, क्योंकि बहुत से ऐसे अवसर पर, प्रयाग जी इसकी गवाही भी देंगे इस बारे में,
कि बहुत से अवसरों पर आज़ादी आंदोलन से कला और कलाकारों को जोड़ने का जो कार्य किसी ने किया है तो मुझे लगता है महात्मा गांधी ने किया है। महात्मा गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सभी लोग जानते हैं, कही है बार बार, कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और मुझे लगता है कि गांधी को समझने के लिए केवल उनके बाह्य पक्ष से उन्हें नहीं समझा जा सकता। गांधी को समझने के लिए उनके आंतरिक पक्ष में हमें उतरना होगा, और जितना उतरते जाएंगे गांधी और कलाओं से निकटता जो है उसको भी शायद हम गहरे से महसूस करते जाएंगे। मैं कई बार ये विचार करता हूं कि गांधी के आगमन के बाद आज़ादी का आंदोलन कितनी तेजी से बढ़ा और किस तरह से जो है उसने गति पकड़ी और अंततः जो देश आज़ाद हुआ। 1857 की जो क्रांति हुई थी वह विफल हो गई थी, और 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आते हैं, पहली बार चंपारण जाते हैं राजीव शुक्ला के आग्रह पर। और चंपारण में आप सभी जानते हैं कि वो बड़ा सब लोगों को आशंका भी थी, बल्कि वल्लभ भाई पटेल को जब मैं पढ़ रहा था तो वो भी उस समय तक इत्तेफाक नहीं रखते थे गांधी की विचारधारा से। गोखले गांधी के गुरु थे, लेकिन चंपारण आंदोलन को जो सफलता मिली और जिस तरह से कानून को जो है अंग्रेज सरकार ने वापस लिया, उसके बाद मुझे लगता है बहुत से स्तरों पर यह साबित हो गया कि गांधी का आज़ादी का जो मार्ग है उससे ही आज़ादी जो है जल्दी प्राप्त हो सकती है। काका कालेलकर का एक प्रसंग मुझे इस संदर्भ में विशेष रूप से स्मरण हो आता है कि गांधी जब शांति निकेतन जाते हैं तो उनकी मुलाकात काका कालेलकर से होती है, और वो काका कालेलकर से आग्रह करते हैं कि वो एक आश्रम स्थापित करना चाहते हैं। उस आश्रम में जो है काका कालेलकर भी आए और उसको उस समय वहाँ रहे और उनका जो सोच है उसको आज़ादी आंदोलन की उसको गति प्रदान करें। काका कालेलकर पहली मुलाकात में सीधे कहते हैं कि मुझे आपकी बात ठीक लगी है, लेकिन मैं आपकी सत्याग्रह और अहिंसा का जो आंदोलन उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरी पहली प्राथमिकता है स्वराज किसी न किसी कीमत पर मिल जाए, चाहे वो हिंसा से मिले चाहे हिंसा से मिले। गांधी उनसे कहते हैं कि ये बात सही है कि आपकी बात बहुसंख्य लोग आपकी बात पसंद करते हैं, मेरे को पसंद करने वाले अल्प लोग हैं। मैं तो अहिंसा की बात करता हूं, सत्याग्रह की बात करता हूं, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करता हूं। काका कालेलकर से वो कहते हैं कि आप मेरे आश्रम में आइए, 1-1.5 महीने रहिए, और जो कुछ मैं करना चाहता हूं आज़ादी आंदोलन के लिए उसको एक बार देख लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो आप छोड़ के चले जाइए। मेरा कोई बहुत अतिरिक्त आग्रह नहीं है कि आप उसको जो मैं कहता हूं उसी को आप मान लें। मैंने पढ़ा है इस बारे में कि काका कालेलकर रात को जब सोते हैं तो ये सारी बातें स्मरण हो आती है, और उससे पहले ही रविन्द्रनाथ टैगोर से काका कालेलकर मांग लेते हैं गांधी। दूसरे दिन काका कालेलकर गांधी से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि स्वराज के लिए जो प्राथमिकता है वह शायद आपका ही मार्ग है, और काका कालेलकर गांधी को ज्वाइन कर लेते हैं। गांधी के व्यक्तित्व में ऐसा एक सूक्ष्म जो है प्रभाव था कि हर कोई व्यक्ति उनसे जुड़ता चला जाता था। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि 1857 का आंदोलन विफल हो गया, लेकिन गांधी ने जो राह आज़ादी आंदोलन की चुनी थी वह राह सफल रही, और अंततः हमें सफलता आज़ादी के रूप में मिली। गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु थे, उन्होंने कहा था गांधी को कि सत्याग्रह की बात ठीक है, तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका में सफल रहा है सत्याग्रह, परंतु अगर भारत को जानना है तो गांव गांव तुम्हें जाना पड़ेगा। और उनकी बात मानकर फिर गांधी गांव गांव जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब गोखले की 1915 में मृत्यु होती है, निधन होता है गोखले का, तो गांधी संकल्प लेते हैं कि 1 साल तक वो चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे, नंगे पैर गांधी रहते हैं। ये गांधी के संकल्प थे, और आप सोचिए कि वो ऐसा अपरिग्रह और संयमी व्यक्ति जो है, सत्याग्रही व्यक्ति जो है, इतना रूखापन जिस व्यक्ति में था, उस व्यक्ति ने कलाओं को जो है आज़ादी आंदोलन का
एक प्रकार से हथियार बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से स्तरों पर यह कहा जाता है कि गांधी कलाओं से दूर थे और वो कहते थे सत्य ही मेरे लिए सबसे बड़ी कला है। लेकिन 1915 में जब पहली बार वो शांति निकेतन भी जाते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर से वो कहते हैं कि मैं उस कला को पसंद करता हूं जो करोड़ों लोगों के लिए उपयोगी हो। आप सोचिए, उनकी जो बात है कि जो करोड़ों लोगों के लिए उपयोगी हो, वह कला मैं उपादेय मानता हूं। उस कला में मैं सौंदर्य की तलाश करता हूं और मैं सोचता हूं कि वही कला शुभ भी है। इस एक बात में आप देखिए गांधी के पूरे जो दर्शन है और जो मैं कहता हूं कि निकटता छुपाते थे गांधी कला से, उसको भी गहरे से समझा जा सकता है। कि मुझे लगता है कई बार हो सकता है मेरी स्थापना हो, क्योंकि मैंने बहुत से स्तरों पर जब पढ़ा तो ये पाया कि गांधी इस बात को जानते थे कि जिस राह को उन्होंने चुना है बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, और अगर कलाओं की निकटता उन्होंने जता दी सार्वजनिक रूप से तो हो सकता है लोगों की प्राथमिकता कला बन जाए और आज़ादी के मार्ग में फिर शायद वो कला बाधक बन जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता स्वराज है, इसलिए मुझे स्वराज के लिए जो है पहली लड़ाई लड़नी है। और जो वंचित लोग हैं, दरिद्र नारायण जो है, उनकी सेवा मुझे लगता है गांधी के लिए पहली प्राथमिकता थी। और इसी के जरिए फिर जो आजादी की राह मुझे लगता है आसान होती चली गई। मित्रों, आप एक बात गौर करेंगे कि गांधी का आजादी आंदोलन में जो प्रवेश हुआ था वो एक प्रकार से अभूतपूर्व घटना थी। गांधी अंग्रेजों को जानते थे अच्छी तरह से, उनकी मानसिकता को जानते थे, और मुझे लगता है कि अंग्रेजों की भाषा जिस शिद्दत से गांधी समझते थे वैसी भाषा शायद यहां के जो अंग्रेज जानने वाले उस समय नहीं जानते थे, क्योंकि वो विलायत में पढ़े हुए थे गांधी, और वैसी अंग्रेजी जानते थे जो अंग्रेज बोला करते थे, जो अंग्रेज लिखा करते थे। तो उन्होंने आजादी आंदोलन के लिए सबसे पहला मार्ग चुना कि अखबार निकाले, आप देखिए न्यूज़पेपर निकाले, इंडियन ओपिनियन। और उन अखबारों में चंपारण का भी जो आंदोलन हुआ उसमें उससे पहले उन्होंने बता दिया था कि इस तरह से होने वाला है, और उसका प्रभाव क्या रहा। आप देखिए अखबार का प्रभाव क्या होता है। बहुत से स्तरों पर, छोटे छोटे स्तरों पर, गांवों में और सुदूर स्थानों पर जो है आजादी का आंदोलन की लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। बहुत से लोग आहुतियां दे रहे थे आजादी आंदोलन में अपने योगदान करके, पर उस आजादी आंदोलन की भनक अंग्रेजों तक पहुंचती नहीं थी, और पहुंचती थी तो बहुत सीमित दायरे में जो है उन अंग्रेजों तक पहुंचती थी। और क्या प्रभाव है जनता का जो है अंग्रेजों पर, मुझे लगता है गांधी ने सबसे पहले अखबारों के जरिए उस भाषा में उनको बताया अंग्रेजों को कि आप लोग गलत कर रहे हैं और अब आज़ादी के लिए अलख जग पड़ी है, और अगर जल्दी आज़ादी नहीं दी गई तो अंग्रेजों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मित्रों, आप लोग सभी जानते हैं कि जब अबोध कोई व्यक्ति होता है जिसको पता नहीं होता कि परिणाम क्या होने वाला है, तो ज़्यादा हिंसा करता है, ज़्यादा उपद्रव करता है। और अंग्रेजों के साथ मुझे लगता है यही था कि वो हिंदी भाषा जानते नहीं थे, और उन तक आज़ादी आंदोलन का वास्तविक जो आक्रोश है वो पहुंचता नहीं था। और मुझे लगता है कि गांधी ने उस आक्रोश को पत्रकारिता के जरिए जो है, और कला के जो पोस्टर्स, जिस तरह से हरिपुरा के मैं बाद में बात करूंगा, कला के जरिए जो है एक प्रकार से पहुंचाया अंग्रेजों तक कि आज़ादी आंदोलन में आम जन की भागीदारी जुड़ चुकी है, और जल्दी जो है अगर देश नहीं छोड़ा गया अंग्रेजों ने तो उसके बहुत बुरे परिणाम जो है अंग्रेज सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। बहरहाल, मैंने आपसे कहा ही था कि गांधी को अगर समझना है और कलाओं से उनकी निकटता को जानना है तो गांधी के जीवन जीने के ढंग की गहराई में हम लोगों को जाना पड़ेगा। तब पता चलेगा कैसे आज़ादी आंदोलन में जो गांधी ने अपना योगदान दिया था। मैं जब गांधी के कला की निकटता और दूसरी बातों पर जाता हूं तो मैंने विनोबा को खास तौर से देखा कि मुझे लगता है कि विनोबा भी आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं गांधी को समझने में। 32 साल जो है विनोबा ने गांधी के साथ बिताए थे, और जब 21 साल के थे विनोबा, जो उनकी इच्छा थी कि वो हिमालय और बंगाल जाए। घर से निकल पड़े वो हिमालय बंगाल जाने के लिए। रास्ते में बनारस पड़ता था, और बनारस में पहली बार विनोबा ने
महात्मा गांधी का उद्बोधन सुना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन का। और जैसे ही विनोबा ने गांधी का उद्बोधन सुना, उनको लगा कि वास्तविक रूप में जब मैं जिस सत्पुरुष की तलाश में था, ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व की तलाश में था कि जिसके जरिए जनता लंबे स्तर पर जो है जुड़ सकती है और जनता वास्तविक रूप में अपने सत्य का अन्वेषण जो किसी व्यक्ति में कर सकती है, तो वो गांधी है। और उन्होंने पत्र लिखे गांधी को जो है, गांधी ने उन पत्रों के जवाब दिए और जवाब के बाद फिर से विनोबा ने पत्र लिखा। कुछ शंकाएं थी उनकी किसी इस तरह का है। इस बार गांधी ने काम किया कि उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप जो आश्रम में आ जाते हो, और विनोबा फिर जो है उनके आश्रम पहुंच जाते हैं गांधी के पास पहली बार। ये 1916 की बात मैं आपको बता रहा हूं। घर छोड़ दिया था विनोबा ने, वहां चले जाते हैं आश्रम में जो है। और बाद में वो लिखते हैं विनोबा जो है, जैसे गांधी जैसा मैंने समझा देखा, उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी, उसमें वो लिखते हैं कि मैंने हिमालय और बंगाल दोनों को मन से कहीं पर अनुभूत किया है तो गांधी में किया है। और आप देखिए कि एक बड़ी बात उन्होंने और लिखी कि आजादी आंदोलन की क्रांति का पूर्व संगम शांति में कहीं है तो गांधी में है, गांधी के व्यक्तित्व में। मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि कलात्मक समन्वय जो है क्रांति के साथ किसी ने किया है आजादी के आंदोलन में, तो गांधी ने किया। मैं एक उदाहरण और आप लोगों के साथ पेश करना चाहूंगा कि भागवत का एक उदाहरण जो है विनोबा ने बहुत खूबसूरत सा लिखा है, मुझे बड़ा प्रिय है वो उदाहरण जो है। वो कहते हैं कि सुखदेव जी जो है घर से निकल जाते हैं तो उनके पिता जो व्यास जी जो होते हैं, परम विरक्त उनको कहा जाता है व्यास जी को, लेकिन वो भी बेटे से इतने मोहांध हो जाते हैं उस समय कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और इतने सम्मोहन उनको होता है कि पुत्र के पीछे दौड़ते हुए जाते हुए कहते हैं कि पुत्र रुको, कहाँ जा रहे हो। सुखदेव जी रुकते नहीं, चलते चले जाते हैं। वो पुकारते रहते हैं और उनको जवाब नहीं मिलता। सुखदेव जी भी पीछे मुड़ के देखते नहीं है। और वहां भागवत में बड़ा खूबसूरत सा होता है कि वो जब सुखदेव जी जा रहे होते हैं और पुत्र वियोग में जो है व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं, तो सुखदेव जी जवाब नहीं देते, लेकिन पेड़ पौधे इतने तन्मय हो जाते हैं, उसने तादाद में हो जाए सुखदेव जी को उस कि वो उसका जवाब देने लग जाते हैं व्यास जी को जो है। उन्होंने जवाब दिया उनको कि वो इस तरह से जो है सर्वभूत हृदय हो गए वहां पे वो। और ये बात जब वृक्ष उनको कहते हैं तो मुझे वो विनोबा लिखते हैं, बहुत खूबसूरत सी बात लिखते हैं कि मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के साथ भी यही था कि वो सर्वभूत हृदय हो गए थे, जन जन की आकांक्षाएं अपेक्षाओं से जुड़ गए थे। तो उनका जवाब जो है, गांधी क्या करते थे, मुझे लगता है उस जवाब को हमें जनता की आवाज में ढूंढना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा था कि मेरा जीवनी संदेश है। गांधी का इतना तादाद में आम जन से हो गया था कि गांधी के जरिए ही कोई बात सत्याग्रह की करता या कोई और बात करता तो हम लोग उसको अच्छी तरह समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति नहीं बोल रहा है, गांधी बोल रहे हैं। और आप देखिए कि अभी भी गांधी इतने ही हम लोगों के बीच में रचे बसे हुए हैं। तो वो एकात्मकता जो गांधी ने जो है हिंदुस्तान के लोगों के साथ साधी थी, वही मुझे लगता है कि आजादी आंदोलन के उपरोक्त रूप में जो है, अपरोक्ष रूप में अगर देखें हम लोग कला की दृष्टि से, तो उसको भी अपन गहरे से महसूस कर सकते हैं। क्योंकि उनकी कला दृष्टि जो है सीधे तौर पर हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अपरोक्ष रूप में उनकी कला के जो सरोकार है आजादी आंदोलन में गहरे से हम लोग अनुभूत कर सकते हैं। यंग इंडिया में गांधी ने निरंतर कला से संबंधित अपने विचारों का उल्लेख किया है। और सभी जानते हैं आप लोग, प्रयाग जी तो मुझे लगता है मेरे से बहुत अधिक ज़्यादा जानते हैं कि टॉलस्टॉय का प्रभाव बहुत गांधी पर पड़ा था। वो मिले नहीं थे दोनों कभी, टॉलस्टॉय और गांधी, लेकिन पत्र व्यवहार उनका होता था। टॉलस्टॉय की किताब थी कला क्या है, बड़ी चर्चित किताब रही है कला जगत में जो है। और उसमें आप देखिए बड़ी साम्यता बता रहा हूं मैं आपको। उस कला क्या है किताब में जो है टॉलस्टॉय लिखते हैं कि कला सीधे तौर पर व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है। कला अपरोक्ष रूप में अगर व्यक्ति से जुड़ती है और व्यक्ति की संवेदना को स्पर्श करती है, तभी उसकी सार्थकता है। और मुझे लगता है कि टॉलस्टॉय के इसी विचार को जो है गांधी ने पकड़ते हुए बाद में जो है
कलाओं को अपरोक्ष रूप से अपने जीवन से जोड़ा, लोगों को कलाओं से जोड़ा। चरखा काटने की आप देखिए जो एक कला उन्होंने बताई, या प्रार्थना सभाओं में सर्वधर्म प्रार्थनाएं जो उनके हुआ करती थी, उसमें सांगीतिक उसकी प्रस्तुतिकरण हुआ करती थी सर्वधर्म प्रार्थनाओं में जो है। तो ये मुझे लगता है कि उसमें फिर बाद में गांधी में लिखा भी है कि यंग इंडिया में जो है कि जब लोग सत्य में सौंदर्य के दर्शन करने लग जाएंगे तो सौंदर्य और शुभत्व उसमें अपने आप ही जो है जुड़ जाएगा। गांधी कहते हैं कि मैं कलाओं को इतना महत्व नहीं देता जितना कि आमतौर पर दिया जाता है। करोड़ों लोगों के लिए जो उपयोगी हो वही सुंदर है। मैं उस कला और साहित्य का पक्षधर हूं जो जनता से जुड़ी हो। और मुझे लगता है इसी जनता से जुड़ाव को जो उन्होंने कलाओं के जरिए फिर आज़ादी आंदोलन में जो है एक प्रकार से सफलीभूत भी उन्होंने किया। तो मैं ये भी कहता हूं कि गांधी जी को समझने के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त होने की भी जरूरत है बहुत से स्तरों पर जो है। कोई ये सोचता है कि गांधी कलाओं से निकट नहीं थे और गांधी ने तो कलाओं का विरोध किया था। तो मुझे लगता है एक प्रकार का यह भी हम लोगों का पूर्वाग्रह है। उस पूर्वाग्रह से मुक्त होकर अपन देखेंगे और गांधी के समग्र जीवन को अगर देखेंगे, हम जीवन जीने के ढंग को अगर हम देखेंगे तो कलाओं से उनका जो जुड़ाव निकट से लगेगा। और संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्र, मूर्ति कला, बहुत से ऐसे प्रसंग मैं आप लोगों से साझा करूंगा जिसमें वो गहरे पारखी भी हैं गांधी जो है। एक प्रसंग तो शायद मैंने पढ़ा था कि रविशंकर रावल के संदर्भ में गुजरात में कहीं पर गांधी गए थे, एक मूर्ति को उन्होंने देखा था वहां पर जो है। उस मूर्ति में एक बड़ी सुंदर सी महिला की नग्न मूर्ति गांधी देखते हैं और बिच्छू उसके पैर में जो है उकेरा हुआ है किसी मूर्तिकार ने जो है। गांधी कहते हैं देखते उस मूर्ति को मैं इतना मग्न हो गया, इतना मुग्ध हो गया उस मूर्ति को देखकर कि वो मूर्ति मुझे लगा कि वो बिच्छू जो है कामदेव का प्रतीक है और वो महिला इतनी निष्प्रभ है, तमाम जो जीवन है उससे इतनी ज्यादा कि वो झटक रही है उसको जो अपने उसमें। अब इसकी गहराई में जाएंगे, गांधी के कहने की गहराई में जाएंगे और बाद में जो उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से जो है मूर्तिकार ने उस मूर्ति को उकेरा है, किस तरह से जो महिला जो है और जो बिच्छू रूप में कामदेव है जो एक प्रकार से जीवंत हम लोगों के सामने होता है, एक कहानी कहते वैसा प्रतीत होता है। वो पूरी चीज अगर आप लोग पढ़ेंगे, कभी मैं आपको बताऊंगा, तो लगेगा कि कलाओं की गहरी पारखी दृष्टि जो गांधी के पास में थी। जो व्यक्ति इतना पारखी है कलाओं का, वो आप देखिए कलाओं को छुपाता रहा है, कलाओं से निकटता अपनी छुपाता रहा है। बहरहाल मैं वही बात आपसे कह रहा था कि गांधी बार बार ये दोहराते थे, लेकिन बात फिर भी जो है कि मैं कलाओं का प्रेमी हूं, लेकिन इस तरह से प्रेमी नहीं हूं जैसा कि आप लोग समझते हैं। मैं उनको महत्व नहीं देता। और एक प्रसंग और मुझे इस रूप में समझ में आता है कि बहुत से लोगों ने एक बार गांधी से कहा कि आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारा साहित्य आप लोग पढ़ते हैं, जयदेव के गीत गोविंद को भी आपको पढ़ना चाहिए। जयदेव का गीत गोविंद बड़ा चर्चित रहा, आप लोग सभी जानते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा गया, किया गया। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूं कि गीत गोविंद नहीं होता तो राधा कृष्ण की इतनी कहानियां भी हम लोग नहीं सुन रहे होते। गीत गोविंद के बाद में अनर्गल राधा के साथ कृष्ण के किस्से भी जुड़ते चले गए। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े काव्यमय रूप में गीत गोविंद में जो राधा कृष्ण की लीलाओं का जो है वर्णन किया गया है। गांधी से कहा गया कि आपको भी पढ़ना चाहिए, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सौंदर्य कृति लिखी गई है। और गांधी लिखते हैं एक जगह पर कि मैंने लोगों के कहने से जो है गीत गोविंद का पारायण किया, लेकिन मुझे सबसे खराब कृति लगी वो। और मैं कहता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह की कृतियां जो पाठकों को नहीं पढ़नी चाहिए, जिसमें अश्लीलता का आभास हो, जिसमें बहुत सारे लोग जो है उनकी वृत्ति परिवर्तित होती लगती हो। अब इसमें हो सकता है बहुत से लोगों को अटपटा सा लगे, खराब लगे, लेकिन गांधी ने स्पष्ट कहा इस बात को कि मुझे पसंद नहीं आई गीत गोविंद जो है। बोले मेरी सौंदर्य दृष्टि वैसी नहीं है, मैं उस सौंदर्य दृष्टि को पसंद करता हूं जहां लोग भ्रमित नहीं हो। उस सौंदर्य दृष्टि को पसंद करता हूं जो बहुत से लोगों के लिए कारगर हो और जिसमें व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटके नहीं कहीं पर जो है। वेगड़ जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, अमरनाथ वेगड़ जी से। वो एक किस्सा सुनाते हैं, शांति निकेतन से वेगड़ जी का भी जुड़ाव रहा है। नंदलाल बोस उनके गुरु थे। वो कहते हैं नंदलाल बोस जी ने किस्सा सुनाया था उनको कि सेवाग्राम में बापू कुटीर में मिट्टी की दीवार पर जो एक बार नंदलाल बोस ने एक चरखा बना दिया वहां मिट्टी की दीवार पे।
कहते हैं गांधी एक दिन आए और देखा, उसको देख के वो छुप के देखते थे नलाल, उसको देखते हैं क्या प्रतिक्रिया होती है गांधी की। वो इतने मुग्ध उस चरखे को बार बार देखते, कितना सुंदर चरखा जो है बना है। जब नंदलाल बोस ने देखा कि गांधी किसी उकेरे हुए चित्र के प्रति इतने आकृष्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने एक काम और किया। एक चित्र उन्होंने और जो है बनाया, जो उनका बहुत ख्यात चित्र है, जिसमें बिंबिसार जो है उसके यज्ञ में भगवान बुद्ध जो है आहुति देने के लिए जा रहे, एक लंगड़ी भेड़ जो है उनके कंधे पर है बुद्ध के जो है। ये बहुत बहुत प्रसिद्ध चित्र है, मुझे लगता है आप लोगों से बहुत लोगों ने शायद जानकारी भी होगी। वह चित्र उन्होंने वो टांग दिया वहां पर जो दीवार पर जो है, और बड़ा खूबसूरत प्रसंग आप लोगों को लगा। मैं अभी भी अंदर से मतलब यूं लगता है कि रोम रोम जो होता है, कि कहते हैं गांधी ने उस चित्र को देखा और रोज देखने जाते हैं उसको। जो लोग देखते हैं कि गांधी जी चित्रों और से दूर रहते हैं, लेकिन उस चित्र को इतना प्रिय था कि जतन से उन्होंने सहेज कर गांधी ने बाद में सेवा कुटीर में उस चित्र को रखा। अब हो सकता है कोई ये कहता है कि सब उस भेड़ की जो चूंकि विकलांग थी वो भेड़, उसकी करुणा गांधी के मन में रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये गांधी के मन के अंदर का कलानुराग था, जो चरखे और जो चित्र नंदलाल बोस ने वहां पर टांगा था, उससे उनकी इतनी गहरी जो है आत्मीयता जो है उनकी गांधी की बनी थी। तो बहुत से ऐसे प्रसंग आप लोगों को लगेंगे कि जिसमें गांधी कलाओं के बहुत निकट रहे हैं। एक प्रसंग मैंने और पढ़ा था, मतलब पुरानी एक पत्रिका में पढ़ रहा था मैं। क्लेयर शेरिडन जो है बहुत बड़ी कलाकार रही है, प्रयाग जी को पता है उसमें। क्लेयर शेरिडन चाहती थी कि गांधी, आप लोगों को सबको पता है कि कलाकारों के बड़े प्रिय थे मॉडल के रूप में, कि उनकी कार्टूनिस्टों की मुझे लगता है गांधी सबसे ज़्यादा प्रिय रहे। क्लेयर शेरिडन भी चाहती थी कि मैं गांधी का जो है एक पोर्ट्रेट बनाऊं, तो सरोजिनी नायडू से उन्होंने आग्रह किया कि सरोजिनी नायडू जो है मदद करे इस बारे में, और गांधी को सरोजिनी नायडू ने मना लिया। तो गांधी की और उनकी मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद में क्लेयर शेरिडन जो है वो लिखती है उस बात को, वो लिखा हुआ मैंने पढ़ा उसमें। वो लिखती है कि गांधी जो है बिल्कुल लेनिन की तरह है, और लेनिन से तुलना इसलिए करते हैं कि जिस तरह से लेनिन को भी मैंने कहा पहले कि आपका मैं बनाना चाहता हूँ, लेनिन ने विश्वास मना कर दिया कि भाई मैं, मेरे दूसरे काम है, मुझे कला वाला से कोई बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं है। गांधी ने कुछ ऐसा ही किया कि भाई मैं आपके लिए बैठ नहीं सकता मॉडल के रूप में, मैं जो काम कर रहा हूँ अपने, उन कामों को जो आप देख लो, काम करते हुए मुझे आप देख लो, और उसमें मतलब मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्लेयर शेरिडन कहती है कि वही की बात लेनिन के साथ थी, वही की बात गांधी के साथ में। और वो गांधी बड़े मजाकिया भी थे, मैं आपको बता रहा हूँ, विनोद बहुत करते थे। उन्होंने क्लेयर शेरिडन से कहा भी कि मुझे पता लगा कि तुम चर्चिल की जो है रिश्ते में बहन हो, तो भाई चर्चिल ने तो मुझे, मेरी वो हुई थी, तो मुझे देखने से मना कर दिया कि मैं इस आदमी को देखना ही नहीं चाहता हूँ, और तुम मेरा मतलब जो एक मूर्ति बनाना चाहती हो। तो शेरिडन कहते हैं ये विनोद जो है गांधी जी का बड़ा जबरदस्त था। और फिर बाद में शेरिडन ने जो उनको अलग अलग काम करते हुए मुद्राएं जो अलग अलग उसमें करके एक उन्होंने उनका पोर्ट्रेट बनाया। और ये हम फास्ट इस बात को स्थापित भी करते हैं बहुत से स्तर पर कि गांधी जो है का माध्यम कला नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा चहेते किसी के थे गांधी, तो कलाकारों के थे। कलाकारों के सबसे बड़ा प्रिय विषय जो है गांधी रहा। और आप सभी जानते हैं कि गांधी की जितनी मूर्तियाँ, जितने चित्र बने हैं, उतने मुझे लगता है कहीं और किसी के नहीं बने होंगे। और ये भी एक संयोग की बात देखिए आप कि गांधी से जो है सरोजिनी नायडू के जरिए बहुत से कलाकार मुलाकात करते हैं, क्योंकि वैसे गांधी से मुलाकात करना बहुत आसान नहीं था। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक बात और मुझे इसी संदर्भ में याद आती है, आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ कि आइंस्टीन के आदर्श, जो आइंस्टीन ने कभी कहा था कि आने वाले भविष्य में ऐसा कोई हार्ड मास का व्यक्ति होगा कि जिसे लोग पूजेंगे, है ना। और आइंस्टीन के जो आदर्श रहे हैं, अल्बर्ट श्वाइट्जर, ये आइंस्टीन के भी आदर्श रहे हैं। अल्बर्ट श्वाइट्जर की किताब है इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट। इस किताब में वो लिखते हैं कि गांधी ने बुद्ध की शुरू यात्रा को आगे बढ़ाया एक प्रकार से, और एक प्रकार से इस किताब में वो गांधी को बुद्ध के साथ जो है जोड़ते हैं। और मुझे भी लगता है बहुत से स्तरों पर देखिए आप एक बड़ा जबरदस्त संयोग इसको कह सकते हैं कि बुद्ध मूर्ति विरोधी थे। बुद्ध के समय मूर्तियां नहीं बनती थी, उनकी चरण पादुकाएं, कर कमल, इन चीज़ों से जो है व्यक्त किया जाता था बुद्ध का जो स्वरूप है। लेकिन बाद में लोग इतने अधिक आकृष्ट हुए बुद्ध की भक्ति से, समझ लीजिए उनके लगाव के, कि जितनी ज़्यादा मुझे लगता है विश्व में बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हैं, जितनी ज़्यादा मूर्तियां बुद्ध की बनी, किसी की नहीं बनी होगी।
और वो का वो संयोग आप देखिए कि गांधी के साथ भी है, कि गांधी भी जो है कला से बार बार ये कहते हैं कि मेरा कोई निकटता नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा मूर्तियां, जितने ज्यादा चित्र गांधी के बने हैं वो कि शायद किसी के नहीं बने होंगे। मुझे महर्षि अरविंद की बात खास तौर से याद आती है। महर्षि अरविंद की किताब है बहुत ही खूबसूरत सी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त कलाओं के, भारतीय कलाओं के बारे में बड़ा अच्छा विवेचन किया उन्होंने। बुद्ध की मूर्ति के बारे में उन्होंने लिखा है, और ये किताब आप सभी जानते हैं कि जवाब में लिखी गई थी ये किताब जो है। तो उस किताब में मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उस किताब में वो वर्णन करते हैं कि बुद्ध की जो मूर्ति जो है वो एक अलग सी शांति का एहसास कराती है आप लोगों को, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति में जो करुणा बुद्ध की दिखाई देती है वो उनकी खुद की पीड़ा या दुख नहीं है, वो जन जन का दुख और जन जन के प्रति जो उनका भाव है, लगाव जो है कि कहीं किसी के स्तर पर जो है पीड़ा नहीं हो, उस भाव को कलाकारों ने जो है बुद्ध की करुणा को उसकी मूर्ति में जो है संजोया है। और देखिए वही संयोग गांधी के साथ भी है। गांधी वस्त्र छोड़ देते हैं पहनना, और उसकी भी कहानी मैंने कुछ समय पहले, बड़ी जबरदस्त कहानी है कि गुजरात में कहीं, केरल में, सॉरी कटक में कहीं जाते हैं वो, और वहां पर जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि कस्तूरबा भी उनके साथ में होती है, उनका भाषण हो रहा होता है, तो बहुत से लोग भाषण के लिए गांधी को सुनने जाया करते थे आजादी आंदोलन के टाइम में। जो है एक झोंपड़ी के पास गांधी जाते हैं और वहां पर झांकते अंदर तो 3-4 महिलाएं दिखाई देती है उनको, तो कस्तूरबा उनसे बात करती है कि तुम बापू को सुनने नहीं जा रहे हो? तो महिलाएं कहती है कि 4 महिलाएं थी वहां पर, वो कहती है कि हमारे पास एक ही साड़ी है, तो हम लोग अलग अलग जाते हैं बापू को सुनने के लिए, एक चला जाएगा तो दूसरे के पास साड़ी नहीं होगी। बापू कुछ नहीं बोलते हैं, ये बात सुन लेते हैं, और उसके बाद से आप जानते हैं कि बापू ने कपड़े छोड़ दिए थे, वो बिल्कुल एक उसमें जो है लहा करते थे, कपड़े में जो है, लंगोटी में जो है गांधी जी। तो आप देखिए कि उस व्यक्ति का जीवन ऐसा था जो लोगों के लिए सोचते थे और कहते नहीं थे कि मैंने क्यों काम किया है। कि हम लोगों के शोध का विषय कि गांधी ने सारी चीजें कैसे अपनाई, उसके पीछे बड़ी वजह रही है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं उन सब चीजों को पकड़ते हुए कहना चाहता हूं कि वो इसीलिए कि गांधी कला के बहुत अधिक निकट थे, पारखी थे, रसिक थे एक प्रकार से गांधी, लेकिन इस रसिकता को इसलिए शायद छुपाते थे कि उनको ये पता था कि अगर मैंने कलाओं से निकटता या रसिकता अगर जाहिर कर दी तो लोग, चूंकि मेरा जीवन संदेश है, लोग शायद इस रसिकता में उलझ जाएंगे, कलाओं के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे, और तो मूल उद्देश्य आजादी का जो है शायद वो तिरोहित हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं और आपसे कहूँ कि जैसे हरिजन में उन्होंने बहुत से बार लिखा है कि आप देखिए सब्जियों में रंगों की तलाश हम क्यों नहीं करते हैं, हम रंगों की तलाश इंद्रधनुष में करते हैं, लेकिन इंद्रधनुष का अंग तो दृष्टि भ्रम है, बहुत से रंगों के साथ मिलता अचानक जो है घुल जाता है। और यह बात कहने के पीछे भी उनका मंतव्य था कि गांधी प्रकृति से जुड़ी जीवंत कलाओं के पक्षधर थे, इसीलिए उन्होंने एक बार यह भी कहा कि आकाश को देखिए, कुछ भी नहीं है आकाश में, लेकिन फिर भी हमारी सोच को आकार देता है आकाश। आकाश से जीवन संपन्न होता है। आप देखिए, तो बेदाग आकाश में भी सौंदर्य है। तो ये गांधी के विचार हम लोग जानेंगे, जाएंगे प्रकृति के हम लोग और ज्यादा निकट जा रहे हैं। आश्रम में उन्होंने अपनी बहनों से भी कहा उन्होंने कि कलाकार जो है उसकी कला वक्तव्य नहीं होती है, उसे प्रवक्ता की जरूरत नहीं होती है, कला अपने आप में जो है व्यंजना करती है। इसीलिए आप देखिए वेंकटप्पा जो है, जो शांति निकेतन से निकले थे कलाकार, उनको गांधी ने कभी आग्रह किया था कि चरखे के चित्र बनाए जाए, तो सुंदर चित्र बने। और स्वदेशी जो आंदोलन गांधी ने छेड़ा था कि स्वदेशी चीजें अपनाई जाए, कताई की जाए चरखे से, उसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा आंदोलन जो है, जो बहुत बड़ा भाग जो है गांधी की इसी दृष्टि का रहा है। एक बड़ी बात मैंने आपको बताया कि नंदलाल बोस की बात जो कही थी, जब वो टैगोर के शांति निकेतन में जाते हैं तो पहली बार इस बात को महसूस करते हैं कि जो कार्य वो आज़ादी आंदोलन के लिए राजनीतिक रूप से कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का, वह कार्य नंदलाल बोस की कला में भी है। और इसीलिए आप देखिए वो बाद में जो है नंदलाल बोस को 1936 में और 37 में भी जो है, पहले तो फैजपुर में महाराष्ट्र में जो सम्मेलन होता है, कांग्रेस का सम्मेलन जो होता है, उसमें वो नंदलाल बोस को आमंत्रित करते हैं
और वो जो सम्मेलन होता है उसमें पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से चीज़ों को जो सजाया जाता है, जो तोरणदार बनता है, सब चीज़ें, जो घास जो होती है, चरखे वहाँ पे अलग अलग रखे जाते हैं, उसको काटने के लिए किस तरह से लोग काम करते हैं, ग्रामीण कलाएं जो है, दस्तकारी हस्तकलाएं जो है, उन सब का एक प्रकार से वास्तु संयोजन करने का जो काम किया था वो नंदलाल बोस ने किया था। और उसके बाद में आप देखिए 1938 में, 1938 में जो है, जब हरिपुरा का कांग्रेस सम्मेलन होता है, सभी लोग जानते हैं कि हरिपुरा के जो पोस्टर्स बने थे वो आज भी बहुत ज़्यादा चर्चित है। हरिपुरा के पोस्टर जो है, उनमें भी आप देखिए कि उन्होंने जो पैनल बनाए थे नंदलाल बोस ने जो है, वो आज भी इतनी लोकप्रिय है। और क्यों लोकप्रिय आप देखिए, फैजपुर में भी कई सप्ताह पहले नंदलाल बोस चले जाते हैं और लोगों को देखते हैं वहां पर कि किस तरह से लोग काम करते हैं, कैसे कलाएं जो लोगों से जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरह से हरिपुर का जब कांग्रेस सम्मेलन होता है, उससे भी 1 महीने पहले नंदलाल बोस चले जाते हैं और हरिपुर के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ लोग कैसे खेती किसानी करते हैं, कैसे श्रम से आजीविका प्राप्त करते हैं, कैसे लोग जो है उत्सव और में त्योहारों में जो है शिरकत करते हैं, उनके बोलने का ढंग कैसे है, उन्हीं सब को लेकर आप देखिए वो पैनल बनाए गए और पटवा शैली में बने, बंगाल के जो पटवा शैली में उन्होंने पैनल बनाए थे और वो बहुत लोकप्रिय हुए। और इसके जरिए मैं बताता हूँ कि आज़ादी आंदोलन से बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं जुड़े थे। बहुत सारे प्रसंग गांधी के मैं आपसे बात करूंगा तो शायद मुझे लगता है कि कपड़े के व्यापारियों को 1921 में गांधी ने बुलाया और ये कहा था कि आप लोग जो रेशम के जो कपड़े, जिस तरह से साड़ियाँ और जो है वो करते हो, इसमें कोई मतलब नहीं है, निर्जीव सी लगती है। क्यों नहीं आप अपने खुद के उद्देश्य जो व्यावसायिक है तो उसको थोड़ा सा किनारे करिए और आज़ादी के प्रति जो भाव है उसको संजोइए अपने अंदर। और खादी का आग्रह किया था उन्होंने कि खादी के वस्त्र और उस पर कैसे स्थानीय रंगों से जो बेलबूटे बनाए जा सकते हैं, कैसे स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, उस तरह का कुछ काम कीजिए ताकि स्वदेशी जो वस्त्र हैं उनको अधिकांश लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि गांधी ये मानते थे कि स्वदेशी वस्तुओं के जरिए ही अंग्रेजों को बहुत जल्द देश से निकाला जा सकता है। और ये स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने चरखे के जरिए भी, जो आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने किया था। रामविलास शर्मा का प्रसंग मुझे एक और याद आता है गांधी के संदर्भ में कि गांधी, अंबेडकर और लोहिया, ये किताब रामविलास शर्मा जी की है। उसमें मैंने पढ़ा, बड़ा खूबसूरत सा एक प्रसंग है कि असम में हस्तलिखित चित्र पोथियों को गांधी देखते हैं और उसमें जो चित्र उकेरे होते हैं हाथियों के, अलग अलग जो फूल पत्तियों के जो चित्र जो उगते हैं हस्तलिखित पोथियों में पहले यही होता था कि कुछ लिखा जाता तो उसके साथ साथ चित्र भी उकेरे जाते थे। गांधी उन चित्रों को और जो रंग जो बरते गए हैं, उन जो चित्रों के साथ जो रंग बरते गए, उन रंग संयोजन को देख के एक प्रकार से मुग्ध हो जाते हैं और वो पूरी तरह से उसकी व्याख्या करते हैं उसकी, कि वो इतने खूबसूरत से चित्र हैं कि कलाकार ने जैसे अपनी पूरी संवेदना इसमें जो है उकेर कर रख दी है। और मैं चित्र देखकर अपनी नज़रें वहाँ से हटा नहीं पाया, इसलिए नहीं हटा पाया कि उन चित्रों में इतनी सजीवता थी कि देखने के बाद भी मन करता था कि बार बार फिर से उसको देखा जाए। आप सोचिए कि ये बात तो कोई कला रसिक ही कर सकता है, अन्यथा तो बहुत से स्तरों पर हम लोग किसी चित्र को या किसी पोथी को अगर चित्रों से सज्जित भी देखते हैं तो शायद देख कर एक बार छोड़ देते हैं उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने, देखिए आप गुजरात में रविशंकर राहुल से कहा कि गाँव में जाना चाहिए और गाँव के लोग जो स्वनिर्मित जो कलाएँ बनाते हैं, हस्त निर्मित जो कलाएँ जो होती है, उनको प्रश्रय दिया जाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोग श्रम के साथ साथ कला के आनंद को भी अनुभूत कर सके। और वह यह भी जानते थे कि आज़ादी आंदोलन को भी लंबा, चूंकि उनको पता था कि लंबा समय लगेगा, तो उसमें अगर साथ साथ स्वदेशी के साथ साथ कलाओं का अनुराग होगा तो इस मूवमेंट में हम लोगों को जो है जल्दी मिलेगी। इसलिए पंजाब के गाँव में जब महिलाएं कताई बुनाई करती थी, उसको उन्होंने बताया कि ईश्वर के करीब है उनकी कताई बुनाई जो है। ये गांधी ने कहा है, बिल्कुल लिखित में आपको बता रहा हूँ, ये दस्तावेज है इसका। तो ये जो गांधी की जो दृष्टि थी, मुझे लगता है इस पर हम लोगों को जाना चाहिए और उनके आज़ादी आंदोलन को इस मूवमेंट से, आज़ादी आंदोलन मूवमेंट को इस रूप में भी हम लोगों को देखना चाहिए। अंतोन चेखव की एक कहानी 1927 में उन्होंने अंश उद्धृत किया था यंग इंडिया में जो है, उसमें उन्होंने लिखा था कि सच्चे विज्ञान और कला का उद्देश्य अस्थायी और व्यक्तिगत हित साधना नहीं है। आप सोचिए कोई व्यक्ति ये उद्धरण क्यों देगा कहीं पर। मुझे लगता है अपने आप को शायद वो समझाते हैं इस बात में कि सच्चे विज्ञान और कला का उद्देश्य अस्थायी और व्यक्तिगत हित साधना नहीं है।
तो व्यक्तिगत उनकी रुचि कलाओं में निश्चित रूप से मुझे लगता रही है, लेकिन वो ये जानते थे कि ये जो है व्यक्तिगत हित साधना कला का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ये भी जानते थे कि कलाओं में इतनी ताकत है कि व्यक्ति रूपांतरित हो जाता है, कलाओं में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति फिर चाहे जो ठान ले उसको हासिल कर सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत से स्तरों पर गांधी ने जो है कला और कलाकारों का उपयोग जो है आज़ादी आंदोलन के लिए किया था। एक प्रसंग और 1937 का मैं आपको बताऊं कि वो दक्षिण गुजरात के तिथल गांव में गए थे और उस समय राष्ट्रशालाएं जो है उसमें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन था, उसमें उन्हें आमंत्रित किया गया था बोलने के लिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत सी बात कही कि वर्णमालाओं का ज्ञान जो है बच्चों के मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। बच्चों को इतिहास भूगोल के साथ साथ चरखे काटने की भी कला और दूसरी कलाओं से सरोकार कराया जाना चाहिए। अगर आरंभ में बच्चों को अगर कलाओं से जोड़ दिया जाता है तो उसका सर्वांगीण विकास जो है भविष्य में आपको दिखाई दे सकता है। यही बात अब्दुल करीम खां के संगीत सुनने के बाद भी गांधी के साथ हुआ था। ये सभी जानते हैं इस प्रसंग को जो है। अब्दुल करीम खां का संगीत उन्होंने सुना और इतने मुग्ध हुए उस संगीत से वो कि उन्होंने कहा कि मेरा अगर बस चले तो मैं गांव गांव में संगीत की शिक्षा प्रारंभ कर दूं। किसी ने उनसे प्रश्न किया था कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आज़ादी मिल जाती है तो उनका मेरी प्राथमिकता रहेगी विद्यालयों में कला और संगीत की शिक्षा, चित्रकला की शिक्षा प्रदान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो व्यक्ति जो कलाओं के महत्व को, कलाओं की शक्ति को इतनी गहराई से समझते थे कि इसके जरिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है व्यक्ति का, जो है ये गांधी जानते थे। और गांधी का पूरा व्यक्तित्व अगर आप देखिए, उनकी जो हिंद स्वराज किताब अगर आप पढ़ेंगे आप, तब भी आपको कहीं न कहीं लक्षित होगा इस चीज का कि वो सुनियोजित रूप से बहुत सारी चीजों को जो क्रियान्वित करने में विश्वास किया करते थे। लेकिन इतने ही साथ उनका व्यक्तित्व में एक और पहलू था कि बहुत अधिक लोचशील भी थे। मुझे बड़ा अच्छा पहलू उनका ये लगता है कि बार बार वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो उस समय का सच है, जरूरी नहीं है कि बाद का सच भी वही हो। समय और स्थितियों के अनुसार चीजें बदलती है और उसको परिवर्तित होते भी रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। अन्यथा ये चीजें आप देखिए, बौद्ध धर्म का जो प्रवेश हुआ था हिंदुस्तान में, उसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि उससे पहले इतना ज्यादा आग्रह था धर्म का कि हमने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है। और बुद्ध ने यह कहा कि मैं जो कहता हूं सुन लीजिए, अगर आपको ठीक नहीं लगता है मत मानिए उसको। ये जो उदारता है कहन की, और ये उदारता मुझे लगता है गांधी के चरित्र में बार बार दिखाई देती। तो मैं इस बात को आप लोगों से कर रहा हूं। यही बात एक और देखिए, अब हम लोग स्कल्पचर की बात करते हैं, अभी हम लोग आपके ये जो संस्थापन की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। गांधी ने देखिए कि जब 1940 में अंतिम बार जो शांति निकेतन जाते हैं, मैंने एनबीटी किताब उसमें पढ़े, उस प्रसंग में जो है वो जाते हैं शांति निकेतन, तो अवनींद्र नाथ की सूखी लकड़ियां और कबाड़ से बना शिल्प देखते हैं, जस्ट लाइक वो इंस्टॉलेशन ही होता है। और इतना पसंद आता है कि अवनींद्र नाथ को याद करते हो कि अवनींद्र नाथ आ जाए यहां पर जो है। पर वो चूंकि बीमार होते हैं, अवनींद्र नाथ से मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन वो इंस्टॉलेशन गांधी को इतना पसंद है कि कितनी खूबसूरत कलाकृति आप देखिए। और वहीं एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, उसी समय की बात बता रहा हूं आपको। 9 मार्च को डायरी वो लिखते हैं अपने हरिजन में, जो है महादेव देसाई, तो गांधी के सारा वही दिखते थे काम, जो है कि शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ के प्रिय संगीत में जो उनकी जो प्रस्तुति थी, मूकाभिनय जो है चंडालिका, उसका मंचन होता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी से आग्रह करते हैं कि इसमें आप भी इसको देखिए। आप जो है उनके आग्रह पर गांधी जो है चंडालिका देखने के लिए जो है चले जाते हैं। और जब देखते हैं, वो बीच में रविन्द्रनाथ खुद जो है उसमें मूकाभिनय करके दिखाते हैं। कहते हैं वो क्षण इतना अद्भुत होता है, अभूतपूर्व होता है, महादेव देसाई लिख रहे हैं, कि मैंने पहली बार देखा कि गांधी उस नृत्य नाटिका को देखने में इतने मगन हो गए थे कि उनको समय का ही पता नहीं चला। ऐसा पहली बार हुआ। अन्यथा गांधी हमेशा समय का बड़े पाबंद रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें बिल्कुल एकाकार हो गए गांधी उस नृत्य, उसकी मूकाभिनय जो संगीत जो मूकाभिनय प्रस्तुति थी उसमें चंडालिका में जो है। ये 1940 की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आप देखिए कितनी निकटता उनकी थी। और ऐसे ही प्रसंग कलकत्ता का भी है। कलकत्ता में एक बार जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे बहुत कलकत्ता का प्रवास बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, जो है डायरी में लिखते हैं गांधी। इसलिए अच्छा नहीं रहा कि वहां पे मैं आजाद आंदोलन के दूसरे सम्मेलन में गया और किया था,
इसलिए अच्छा रहा कि वहाँ मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है नाट्य प्रस्तुतियों को देखा, और वो इतनी खूबसूरत नाट्य प्रस्तुतियाँ थी कि जिसके जरिए मुझे लगता है कि अगर वो नुक्कड़ नाटक के रूप में जन जन तक जाती है तो उससे मेरा ये जो मकसद है स्वदेशी के लिए लोगों को जगाने का, मेरा ये जो मकसद है कि वास्तविक रूप में आज़ादी हासिल करने का, शायद वो पूरा हो सकता है। ये कितनी बड़ी बातें आप देखिए गांधी बार बार जो कहते हैं। और आप देखिए राय कृष्णदास जब बनारस में भारत कला भवन की स्थापना करते हैं, उससे पहले जो है गांधी को आमंत्रित करते हैं, और गांधी उस सब कलाकृतियों को देखते हैं और उसमें डायरी में लिख के जाते हैं, और वो अभी भी संग्रहित है वहां पर, कि मैं आमजन का आह्वान करता हूं कि कला संरक्षण का ये काम जो राय कृष्णदास जी ने किया है उसके लिए अधिकाधिक धन सहयोग करे, ताकि भारतीय जो कलाएं हैं वो भारत में ही सहेजी जाए रखे, और इसके लिए जितने भी जिस भी रूप में कलाकृतियों देने का भी अगर कोई सहयोग करता है, धन का कोई सहयोग करता है, तो मैं उसका आह्वान करता हूं। ये तो प्रत्यक्ष से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि गांधी जानते थे कि कलाओं को सहेजा जाता है। भारतीय कला दृष्टि अगर लोगों में विकसित होती है, भारतीय सौंदर्य दृष्टि जो सत्य से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा परिणाम आजादी आंदोलन में मिल सकता है। और इसका जो उन्होंने निरंतर जो है कि यार, मुझे तो रोमा रोला की किताबें भी खास तौर से याद आती है। एक रोमा रोला ने एक किताब में उल्लेख किया है कि प्रार्थना सभाएं जो हुआ करती थी गांधी के यहां पर जो है, उसमें एक बार उन्होंने हिंदू धर्म संगीत जो है वो गांधी से समझा था कि हिंदू धर्म संगीत कितना, जो मंदिर में जो घंटी बजती है, मंदिर में जिस तरह से आरतियां होती है, मैंने तो खुद कहीं उल्लेख किया कि बीकानेर की आरती, कहीं की आरतियां ले लीजिए आप, कोई संगीत की शिक्षा कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आरती जो सामूहिक स्वर जब उभरते हैं वहां पर, तो आपको लगता है कि सांगीतिक, ये लोग सभी सांगीतिक रूप से बहुत अधिक विज्ञ हैं लोग। हमारे बीकानेर थे सांवरा सा हो गिरधारी ओ भरोसो भारी, तो ये जो प्रार्थना जो आरती होती है, उन लोगों को संगीत का पता नहीं है, लेकिन रागे वही शास्त्रीय सागे जो है, और करीब करीब आप देखिए सब जगह पूरे हिंदुस्तान में आरती कहीं पर भी जाते हैं, सामूहिक हम सुनते हैं तो आह्लादित हो जाते हैं और एकाकार हो जाता है भाव अपना जो है उनमें जो है। तो इस ताकत को गांधी ने भी महसूस किया, इसलिए उनके यहाँ पे जो प्रार्थना सभाएं होती थी आश्रम में जो है, उसमें सर्वधर्म प्रार्थनाएं हुआ करती थी और सांगीतिक रूप में हुआ करती थी। तो रोमा रोला ने भी इसका बड़ा उल्लेख किया, और उन्होंने एक जगह तो क्या विथोफेन जो है ना, उस संगीत को भी उन्होंने, गांधी ने आग्रह किया था एक बार, और पियानो पे उन्होंने उसको उनको बताया। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, मुझे लगता है कि अगर जाएंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मैं लगता है कि शायद बोलूँगा तो गांधी की कलाओं पे तो मेरे पास बहुत सारा सामग्री जहन में बसी हुई है, तो शायद आती चली जाएगी, इसका कोई छोर शायद हम पकड़ नहीं पाएंगे। बहरहाल इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि गांधी चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक, तमाम जो कलाओं से उनकी निकटता थी, और इन तमाम कलाओं का उपयोग उन्होंने जो है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में आज़ादी आंदोलन के लिए किया उन्होंने। और रविशंकर रावल, उपेंद्र महारती, कन्हू देसाई के साथ ही जो अमृतसर के जो सभाएं जो हुई थी, उन सब में जो कलाओं की निकटता और जिस तरह से कलाओं के सरोकार गांधी के रहे हैं, जिस तरह से बुला के कभी शुभ लक्ष्मी जो है उनसे उन्होंने जो है हरि तुम हरो जन की पीर, वैष्णव जन तो तेने के, ये इस तरह के भजन जो उन्होंने आग्रह किया तक सुनाया जाए। और ये सब लोग हम लोग पढ़ते हैं। मुकुल डे की बात भी मैं आप लोगों को बताऊँ, मुकुल डे भी जो है सरोजिनी नायडू के जरिए जो है गांधी से मिले थे, और उनसे आग्रह किया था गांधी ने कि एक आर्ट स्कूल जो है आश्रम में जो खोली जाए। और आप सभी जानते हैं मुकुल डे का जो बनाया हुआ जो चित्र है वो शाश्वत है, आज भी गांधी का उसी को नकल करके बहुत सारे चित्र बनाते हैं। कि उन्होंने कहा कि मैंने मुकुल डे का प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो मुकुल डे ने कहा पहली बार मैंने गांधी को देखा कि वो बिल्कुल नंगे बदन, बहुत कम कपड़े जो उनके, और बैठे हुए हैं, और मुझे लगा कि उनका चित्र बनाना चाहिए। मुकुल डे ने वो चित्र बनाया उसमें, और वो चित्र एक प्रकार से जो है आज़ादी का लुंगी पहने हुए, शेष बदन नंगा उनका जो है, वो उनको लगा कि संत सरीखे हैं ये जो बैठे हुए हैं। और वो संत सरीख की छवि जो मुझे लगता है आज भी हम लोग उसका आस्वाद बहुत से स्तरों पर करते हैं। और इसके बाद में उन्होंने हस्ताक्षर भी गांधी का, मुझे लगता है पहला हस्ताक्षर शायद वही मुकुल डे का जो चित्र, उसी पर गांधी का हस्ताक्षर है। बहरहाल मित्रों, बहुत सारी चीज़ें और भी है, तो शायद मैंने आपसे कहा कि मैं साझा करूँगा, तो किसी और मुकाम पर हम लोग और मिलेंगे और साझा करेंगे उसको, और वक्त का शायद छोर पकड़ नहीं पाएंगे अगर मैं उस पर जिक्र करूँगा। तो गांधी का आज़ादी आंदोलन में आप सभी जानते हैं बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी जोड़ देता हूँ कि आज़ादी आंदोलन में गांधी ने कला और कलाकारों को जोड़ने का भी
बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया। और मैं समझता हूँ कि गांधी का जीवन इसीलिए संदेश है कि किसी न किसी रूप में हम लोग सभी गांधी के विचार से जुड़े हुए हैं। और वो ऐसा व्यक्तित्व मुझे लगता है कि जो जीवन के सभी पक्षों को सभी स्तरों पर प्रभावित करता रहा है। मुझे भी बहुत से स्तरों पर गांधी ने प्रभावित किया है। कला, चूँकि कलाओं से जुड़ा हूँ इसलिए कला की दृष्टि से मैंने गांधी को और ज़्यादा निकटता से देखा है। बहरहाल मित्रों, ये संवाद जो है ललित कला अकादमी ने आयोजित किया, उसके लिए ललित कला अकादमी का बहुत आभार ललित कला अकादमी के सभी अधिकारियों का। और आप सभी जो अपना समय, कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, इसके लिए भी आप सभी का आभार। आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। ललित कला अकादमी की तरफ से 2 दिवसीय कला संवाद कार्यक्रम के तहत आज महात्मा गांधी और कला से संबंधित जो व्याख्यान राजेश जी ने आज हमें बताया और महात्मा गांधी का कला के प्रति जो हमें रूबरू करवाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं राजेश जी का। और आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं मैं। और प्रयाग शुक्ल जी सर का मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ और धन्यवाद देता हूं कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए और कल आपके व्याख्यान को हमें सुनने का मौका मिलेगा। और आप सभी को मैं कल के लिए एडवांस ये समझ लो कि आमंत्रण करता हूं कि अभी लोग आएँ और कल सर के इस व्याख्यान के साथ रूबरू हैं। धन्यवाद।